ओके बच्चों, तो आज हमें करना है बोहर्स मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है इसलिए स्पीड खींचनी पड़ेगी और चलते रहना होगा। ठीक है ना। चलो सुनो। अब देखो, अब हमें ये पता चल गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास दो थ्योरम्स आ चुकी हैं, एक थॉमसन की और एक रदरफोर्ड। लेकिन इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है हमें कुछ नहीं पता। एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा दिखता है या कैसा होता है हमें अभी तक ये भी नहीं पता है। तो हमें ये पता है कि थॉमसन की थ्योरी तो बिल्कुल गलत है, इसको तो छोड़ ही दो। लेकिन रदरफोर्ड की कुछ थ्योरी, कुछ चीज सही भी है और कुछ गलत भी है। वी डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो उसके बाद रदरफोर्ड पे हमने एक्सपेरिमेंट्स किए। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड की थ्योरी को बिल्कुल निगेट कर दिया, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें से निकलती रहेंगी। एक स्पाइरल पाथवे बनेगा इलेक्ट्रॉन का और उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर हम रदरफोर्ड की थ्योरी को ही, लिमिटेड थ्योरी को ही सही मान लें, तो वो हमें एक अनस्टेबल एटम की तरफ लेकर जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन होगी रदरफोर्ड की, ये वाली बात हमारे पास सामने आ गई। दूसरी चीज आ गई बोहर की। तो बोहर ने अब क्या एक्सपेरिमेंट किया था वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। So the first point is Bohr's experiment. So now what it is. बच्चे, अभी तक आपने स्पेक्ट्रम जो शब्द है वो पता नहीं 50-60 बार, पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने सुन चुके होंगे। स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम, वो स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम, वो। लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा प्रॉपरली कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम तो आपको मैं बता चुका हूँ पिछले चैप्टर में, वो तो आपको 100% आ ही गया। लेकिन उसके अलावा भी जो भी कहीं पर स्पेक्ट्रम आता है, जहां से भी आता है, केमिस्ट्री में आता हो या कहीं पे भी आता हो, वो स्पेक्ट्रम वही वाला स्पेक्ट्रम होता है जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किया था। लेकिन अब जो हम स्पेक्ट्रम करने वाले हैं, चीज सेम है बिल्कुल। देखते हैं। लेट अस से कि मेरे पास एक प्रिज्म है यहाँ पे। मैं विजिबल लाइट का एग्जांपल लूंगा। लेट अस से दैट आई हैव अ प्रिज्म हियर एंड यहाँ पे मेरे पास कोई एक लाइट है और वो लाइट मैंने यहाँ से इंसिडेंट की इसके ऊपर। ठीक है, तो ये लाइट आया और उसके बाद ये लाइट थोड़ा सा बेंट हो गया, उसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा इस तरह से बेंड हुआ। सो दिस इज द स्पेक्ट्रम। ये जो है प्रिज्म है। तो अभी तक हमने ऑप्टिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो इसलिए कोई हैरानी वाली बात नहीं है अगर आप कहोगे कि सर मुझे 100% क्लियर नहीं है ये चीज, तो इट्स नॉट अ बिग डील, वो हम ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना। फिलहाल आपने सिर्फ आपको सिर्फ इतनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है कि जो व्हाइट लाइट यहां से एंटर कर रही है, ये व्हाइट लाइट है, विजिबल लाइट है। तो विजिबल लाइट जब प्रिज्म के अंदर से एंटर करेगी तो वो सारे के सारे उसके जो कलर्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और 7 डिफरेंट कलर्स विल बी क्रिएटेड। तो मेरे पास यहाँ पर 7 डिफरेंट कलर्स बन गए। इनका मैं नाम लिख देता हूँ विबग्योर, VIBGYO, विबग्योर। तो विबग्योर मेरे पास ये पूरे का पूरा बन गया। ठीक है, अब देखो, अब ये तो मैंने सिर्फ विजिबल लाइट का क्रिएट किया। अगर मैं इस स्पेक्ट्रम में आगे पीछे थोड़ी और रेज इंक्लूड कर लूं तो ऑब्वियसली ऊपर मेरे पास बन जाएगा यूवी रेज बन जाएगा, उसके ऊपर कुछ और बन जाएगा, एक्स रेज बन जाएंगी, फिर गामा बन जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं नीचे की बात करता हूं तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा लेट्स से इंफ्रारेड आ जाएगी, उसके बाद मेरे पास माइक्रोवेव्स आ जाएंगी और फिर मेरे पास रेडियो वेव्स आ जाएंगी। तो इस तरह से ये सारे का सारा गेम चलेगा। ठीक है ना। ठीक, तो अब ये बन गया पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम। ठीक है, डिपेंड करता है कि मैं कौन सी लाइट यूज कर रहा हूं। मैं अभी व्हाइट लाइट यूज कर रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास विबग्योर आएगा, बाकी नहीं आएगा, इसलिए मैंने उनको ग्रीन कलर में कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब अगर यहां पर हमने क्या किया,
एक चैम्बर रखा, गैस चैम्बर, तो दिस इज दैट गैस चैम्बर। गैस चैम्बर, चैम्बर कह लो, सिलेंडर कह लो, कुछ मर्जी कह लो, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर गैस है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप की गैस है, हाइड्रोजन हो सकती है, क्लोरीन हो सकती है, ऑक्सीजन, कुछ भी हो सकता है, एक गैस है यहाँ पे। तो अगर मैं ये चीज इसके रास्ते में लेकर रख देता हूं तो क्या देखने को मिलता है? देखने को मिलता है कि जब यहाँ से स्पेक्ट्रम मेरे पास बन रहा है तो इसमें से कुछ कलर्स गायब हो जाते हैं। जैसे कि लेट अस से मेरे पास यहाँ से ब्लू कलर गायब हो गया, ये वाला इतना इतना बैंड जो था ये गायब हो गया, और उसके बाद मेरे पास लेट अस से येलो कलर जो था ये भी यहाँ से गायब हो गया। तो इनकी जगह पर मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया? अगर गायब ही हो गया तो यहाँ पर मुझे ब्लैक कलर नजर आएगा। सो दिस थिंग विल एक्चुअली बिकम ब्लैक, और ऊपर से जो ये वाला जो मेरे पास था ये भी मुझे ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स बन गई, तो मुझे वहां पर ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स दिखने लगी, कलर नहीं दिख रहा। अब देखो, अगर मैं इस स्पेक्ट्रम को मान लो सामने से देखता हूं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ विजिबल लाइट वाले इसको मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, बाकी को मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो इसको अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो मुझे दो ब्लैक कलर की लाइनें नजर आएंगी, एक लाइन तो आएगी यहाँ पे नजर, और एक लाइन जो है वो आ रही है नजर नीचे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कलर है ये कलर ही गायब हो गया। तो बेसिकली ये कौन कौन से कलर हैं आप देख सकते हो, एक कलर ब्लू है और एक कलर येलो है। तो ये कलर गए कहाँ? ये कलर गायब हो गए, और ये कलर मेरे पास जो मेरी गैस है, इस गैस के अंदर मेरे पास यहाँ पे ये कलर्स आ गए। तो यहाँ से येलो, यहाँ से मुझे येलो कलर यहाँ पर दिखने लगा, येलो कलर और ब्लू कलर का मिक्सचर जो है वो मुझे यहाँ पर दिखा। तो ये मिक्सचर मुझे यहाँ पर ही दिखने लग गया, और यहाँ से ये वाले स्पेक्ट्रम से यहाँ से वो कलर गायब हो गया, और मेरी जो जो मेरी गैस है उसने वो चीजों को एब्जॉर्ब कर लिया, और अगर वो इमिट करेगा तो वो ये वाले कलर इमिट करेगा, लेकिन फिलहाल उसने इमिट नहीं किए। चलो तो मैं फिलहाल इसको मैं मिटे देता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा अदरवाइज। तो बेसिकली ये जो दो चीजें हैं ये यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, और यहां पर मेरे पास ब्लैक लाइंस बन गई। दिस इज नोन एज द स्पेक्ट्रल लाइंस। तो कोई लाइन पतली भी हो सकती है और कोई लाइन बहुत मोटी भी हो सकती है। सो दीज आर कॉल्ड द स्पेक्ट्रल लाइंस या लाइन स्पेक्ट्रा, इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। यस, हम ये कर देते हैं, तो ये बन गया मेरे पास लाइन लाइंस। सो ये है मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, बैंड भी बन सकता है, बड़ी फाइन प्रिंट वाली लाइन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की हमारे पास फाइन लाइंस यहाँ पर क्रिएट हो गई। हमें अभी भी नहीं पता कि भाई ये ऐसे क्यों क्रिएट हो गई। बोहर वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि यार व्हाट इज हैपनिंग, ये ऐसा कैसे हो गया। चलो अब चलते हैं इसके आगे। तो सबसे पहले तो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, एंड नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स आर देयर? प्रदीप की जो बुक है उसमें थोड़ा सा डिटेल में ये चीज दी हुई है, अदरवाइज इसकी डिटेल्स में जाने की फिजिक्स के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे, बट फॉर फिजिक्स इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जितना मैं करवा रहा हूँ इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इसके आगे नहीं हमें जाना। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम दो तरह का बनता है। सो फर्स्ट स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्प्शन, absorption line spectrum, and the second one is emission spectrum. Now basically what is the difference in both of in these two? तो कई बार क्या होता है, जैसे अब ये वाली गैस है, इसने क्या किया, ये वाले कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया,
तो जो मेरे पास ये बन गया इसको मैं बोलता हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करते हुए आई कैन राइट दैट दीज आर डार्क लाइंस और इमिशन स्पेक्ट्रम में लिखूंगा मैं ब्राइट लाइंस। डार्क बैकग्राउंड क्या मतलब एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रा, देखो ये वाला एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास ब्राइट बैंड्स बन रहे हैं। ब्राइट बैंड मतलब ब्राइट कलर्स, रेड कलर ऐसे ब्राइट खिल के आ रहा है, ग्रीन कलर ऐसे खिल के आ रहा है आपके पास, वॉयलेट इंडिगो ऐसे कलर्स आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर डार्क कलर है, ब्लैक कलर की लाइन है। और इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, अगर मैं मान लो ये वाली लाइट को बंद कर देता हूं और जो ये मेरे पास बन गया चैम्बर, इस चैम्बर में डी एक्साइटेशन होती है और वहां से एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी जब निकलेगी और जब उसको मैं यहाँ पर स्पेक्ट्रम के रूप में यहाँ पर अलाइन कर दूंगा, तो आई विल फाइंड कि देयर इज नो वॉयलेट कलर, नो इंडिगो कलर, बट देयर इज ब्लू कलर की एक लाइन आ रही है। उसके बाद ये ग्रीन कलर नहीं है, फिर एक येलो कलर की पतली सी लाइन आ रही है, लेकिन उसके बाद ना ऑरेंज आ रहा है ना रेड आ रहा है। तो इट इज कंप्लीटली डार्क बैकग्राउंड, बट उसके अंदर हमारे पास एक दो लाइनें आ रही हैं। so that is called like the bright lines on dark background, so this is an emission spectrum। बच्चों ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। ठीक है ना, बस इससे ज्यादा हमें इन दोनों बातों के बारे में नहीं पढ़ना। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे। अब आपको ये पता चल चुका है कि भाई ये स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो ये स्पेक्ट्रम जब इन्होंने फाइंड किया, तो इसके साथ में इन्होंने एक और चीज का कंक्लूजन यहाँ पर बताया कि ये जो मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रम बन जाते हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक टू ईच गैस, दैट इज एक गैस एक ही तरह का पैटर्न क्रिएट करेगी। सो वी कैन आइडेंटिफाई कि मेरे चैम्बर में कौन सी गैस है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि वी द गैस इन चैम्बर कैन बी आइडेंटिफाइड by certain pattern। तो लाइन स्पेक्ट्रम के सर्टेन पैटर्न वो एक गैस का बनेगा। अगर इसमें हाइड्रोजन गैस है तो हर बार यही स्पेक्ट्रम मिल रहा है, कुछ भी कर लो। अगर ऑक्सीजन है तो भैया यही वाला स्पेक्ट्रम मिल रहा है, आप कुछ भी कर लो। तो ये जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया तो इन्होंने कहा कि रदरफोर्ड को कि भाई ये बताओ कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, ये क्या हो रहा है। तो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन दिस। मैक्सवेल की थ्योरी भी रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसकी बजाय हमारे पास जो एक नया मॉडल ऑफर हुआ वो था बोहर्स। तो बोहर ने क्या मॉडल दिया, तो देयर वर सम points which Bohr gave and we call them the postulates। पोस्टुलेट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा लेते हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट जो इनका था दैट वाज द न्यूक्लियर कंसेप्ट, या न्यूक्लियर कंसेप्ट भी नहीं, द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस ऐसे लिखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ। तो बोहर ने रदरफोर्ड की ये वाली थ्योरी को करेक्ट मानते हुए ये बात बोली दैट न्यूक्लियस has all the mass concentration
all the positive charge. And also it's very small in size. तो ये तो बात हमारी क्लियर हो गई। न्यूक्लियस की जो पिक्चर रदरफोर्ड ने बनाई थी वो बोहर ने भी कह दिया जी मेरी भी टप्पा लगा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल करेक्ट है। न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटी सी चीज है जो कि एटम के सेंटर पे होगा, उसी में सारे का सारा मास होगा, इट्स वेरी हैवी, और उसी के अंदर ही सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ये दो बातें हम मानते हैं। एटम हैज द एम्प्टी स्पेस अराउंड इट, ये बात भी हमने मान ली। ये मैं सारी की सारी बातें इसमें मान ली। तो पहला पॉइंट तो बोहर ने ये दे दिया। दूसरी चीज बोहर ने ये कहा, सेकंड पॉइंट इज क्वांटम कंडीशन। अब ऐसी तो कोई कंडीशन रदरफोर्ड ने दी नहीं, सो दिस इज द न्यू पॉइंट। सो ही सेड of all the possible circular orbits, around the nucleus, only those orbits are allowed for which the following condition is fulfilled। भाई ये वाली कंडीशन जो है आपकी फुलफिल होनी चाहिए। कौन सी? that angular momentum is quantized। तो इसको बोला जाता है कि angular momentum is quantized। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइम था। आप ये बात याद रखना कि ये जो क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट है ना, और जैसे मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी, आपके स्कूटर की वेलोसिटी क्या है, तो आप कहोगे सर वेलोसिटी की तो वैल्यू कोई भी हो सकती है, कोई भी मतलब वेलोसिटी हो सकती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, फिर 6 भी हो सकता है। अगर मैं इन दोनों के बीच वाली वैल्यू लूं तो आप कहोगे सर 5.1, 5.2, 5.3 कुछ भी हो सकती है भाई, 5.1534 भी हो सकती है। आप कहोगे सर इसमें कोई लिमिट नहीं है, इट इज अ कंटीन्यूअस कर्व एंड यू कैन चूज एनी वैल्यू वेलोसिटी के लिए। लेकिन अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो इन्होंने यहां पर बोल दिया कि नहीं भाई साहब, मोमेंटम की डिजिटलाइजेशन कर दी इन्होंने। जैसे हमारी डिजिट वाली वॉच होती है, डिजिट वाली वॉच में आपके पास कोई कॉन्टिन्यूस कर्व नहीं होता, उसमें क्या होता है सिर्फ 2 ही डिजिट दिए होते हैं। तो भाई यहाँ तो 33 सेकंड हुए हैं या 34 सेकंड हुए हैं, 33.5 सेकंड का कोई लॉजिक नहीं। इधर इट इज 33 सेकंड और इट इज 34 सेकंड्स, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइजेशन हो गई, मतलब इसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है और वो होती है ये। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि n इज एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर, बिल्कुल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की तरह ये कंडीशन है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताई थी। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम वैल्यू जो एंगुलर मोमेंटम की हो सकती है वो क्या हो सकती है, h/2 दिस इज गिवन अ न्यू नेम विच इज h बार। इसको h बार भी बोला जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एनीवेज, तो ये h बार भी लिखा जाता है। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ L। तो इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो पक्के तौर पे 2 इंटू दिस होगी। अगर मैं L3 की वैल्यू बात करूंगा तो 3 इंटू h बार होगा। ये ऐसे ही होगा, 2.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता।
तो ये एक बड़ी अजीब वैल्यू इन्होंने दे दी जो कि नई कंडीशन थी। तो इसने किस पे ऊपर कंडीशन लगाई, ऑर्बिट के ऊपर कंडीशन लगाई कि भैया ऐसा नहीं है कि इट्स लाइक ए सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में आपके ऑर्बिट पे कोई कंडीशन नहीं है, बट ऑर्बिट के ऊपर कंडीशन होनी पड़ेगी। तो अब जब ऑर्बिट में कंडीशन लगाती तो सच ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो यहां पर आ जाएगा सच ऑर्बिट्स for which the angular momentum quantization condition is fulfilled, जिसके ऊपर ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, the orbits are called stationary orbits. Why? Because when electrons revolve in these orbits, ठीक है ना, ये ध्यान से सुनना, they do not emit electromagnetic waves, ठीक है। कंडीशन इज कि दे शुड मतलब बोहर ये कहता है कि मैक्सवेल गलत नहीं है, एनर्जी इनको एनर्जी इमिट करनी चाहिए, ये एनर्जी इमिट करनी चाहिए इनको, लेकिन आई डोंट नो व्हाई, बट स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा तो ये एनर्जी इमिट नहीं करेगा। तो अगर ये एनर्जी इमिट नहीं करेगा, हेंस द इलेक्ट्रॉन्स कैन मेंटेन देयर, तो वो अपने ऑर्बिट को मेंटेन कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं कि वो स्पाइरल बन के उसके अंदर गिरे, क्यों? क्योंकि इट द इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेशनरी ऑर्बिट। और स्टेशनरी ऑर्बिट की पहचान कैसे होगी? स्टेशनरी ऑर्बिट की पहचान होगी सिर्फ इस कंडीशन के साथ। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, so those orbits are stationary orbit and electron does not emit the energy। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ, हमारे पास आ गया पॉइंट नंबर 4। तो इसने बाकी सारे पॉइंट्स तो उनके क्लियर कर दिए कि भाई इलेक्ट्रॉन रोटेट करता हुआ गिर क्यों नहीं जाता, ये वो। ना फोर्थ कंडीशन इज फ्रीक्वेंसी कंडीशन। नाउ व्हाट इज दिस? नाउ अब इसने लिख दिया, अब इसने जो स्पेक्ट्रम है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कंडीशन, an atom can emit or absorb radiations in the form of discrete energy packets, ठीक है ना, only when an electron, क्या बोलते हैं इसको, d excites or excites in the orbits। तो यहाँ तो एक्साइटेशन होनी चाहिए, यहाँ डी एक्साइटेशन होनी चाहिए। ये दोनों चीजों में से एक चीज होगा तो एनर्जी यहाँ तो एब्जॉर्ब हो जाएगी और यहाँ फिर एनर्जी दे दी जाएगी। और एनर्जी को यहाँ पर इन्होंने बोल दिया, फोटोन के साथ पहली बार कनेक्ट किया गया तो इन्होंने बोला कि एनर्जी 2 माइनस एनर्जी 1,
will be equal to h nu, where h nu is basically the energy of photon, energy of the particle. ठीक है जी, तो ये बन गया आपके पास E2 माइनस E1 इज इक्वल टू H2। ये है आपकी बोहर के स्पेक्ट्रम का राज कि भाई ये स्पेक्ट्रम कहां से बन रहा था। उसने बोला कि एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली वो वहां पर मैप पे दिखनी नहीं, और इमिट जब की तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया, उसने भाई एनर्जी इमिट कर दी। तो यही वाले इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, चाहे हाइड्रोजन का कोई भी एटम है, दे हैव दिस इलेक्ट्रॉन ओनली, वो इलेक्ट्रॉन नीचे गिरता है और वही वाली एनर्जी सारे हाइड्रोजन एटम्स रिलीज करते हैं। तो आपके पास यही वाला इमिशन स्पेक्ट्रम बनेगा टाइम एंड अगेन, एवरी टाइम। तो ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो दीज आर दी 4 कंडीशंस विच आर गिवन बाय बोहर, और इस सारी कंडीशंस ने ये सारी की सारी मॉडल को क्रिएट कर दिया। सबसे मेन कंडीशन है हमारी ये वाली, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। चलो जी, अब हम करते हैं आगे। बच्चों यहां तक कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर मैं टेक्निकलिटीज के अंदर एंटर कर रहा हूं। चले? हाँ जी सर। ओके, फिर आ गया एक्सप्रेशंस फॉर रेडियाई, velocity and energy of electron। अब इनके बारे में भी भाई आप थोड़ी सी रोशनी उजाला डाल दो हमको। बोहर भाई साहब को बोला गया, तो बोहर कहता ठीक है देखो मैं आपको रेडियस फाइंड करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, और वेलोसिटी भी फाइंड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर, तो इन्होंने कहा कि देखो समझने वाली बात है, ये रहा मेरे पास न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द मेरे पास बन गया ये इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन को फोर्स कहाँ लगेगी? सर्कुलर मोशन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स चाहिए, एंड दैट फोर्स शुड एक्ट लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स, अदरवाइज कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में नहीं जा सकती। मैं यहां पर लिखता हूं कि इफ revolve around the nucleus, some force must act like सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी ना किसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज सर्कुलर मोशन के अंदर वो जा नहीं सकता। तो यहां पर मेरे पास ये वाली बात तो रदरफोर्ड ने ही बोल दी थी, दैट कूलोम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स acts like the centripetal force on electron। ये तो रदरफोर्ड ने ही बोल दिया था, यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है ना, रदरफोर्ड। और बोहर ने इसके ऊपर दोबारा ठप्पा मारा था अपने पोस्टुलेट में, ठीक है। तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं, तो मेरे पास सो mv² by r should be equal to k into q by r square। सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू कूलम्बिक फोर्स। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? तो न्यूक्लियस Z, उसका एटॉमिक नंबर है Z into E, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है E। तो अब इन दोनों की मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करूंगा, R से R कैंसिल, Q की भी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ ZE into E डिवाइडेड बाय R, ठीक है जी।
ये बन गया। चलो इसको मैंने लिख दिया। ऑल्सो, अब ये तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, तो यहां तक तो रदरफोर्ड भी पहुंचा। तो एडिशन क्या हुई, मेरे पास एक नए फॉर्मूले की एडमिशन हुई। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू बोर, हाँ भाई कौन आ जा रहा है, m इंटू वी इंटू आर इज द इंटीग्रल ऑफ NH बाई 2 पाई। ये वाली कंडीशन भी हमें बोहर ने दे रखी है। अब इनको और इसको, इन दोनों को मैं इकट्ठे सॉल्व करूंगा एंड देन आई विल ट्राई टू फाइंड व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं पहले वेलोसिटी फाइंड कर ही लेता हूँ, ऐसा करता हूँ ये वाली चीज को मैं नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर ही लेते हैं। चलो इसको मैं ऐसा करता हूँ, यूं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखना जरा ध्यान से, ठीक है ना, z² अब mvr आ गया मेरे पास, यहाँ पे देखो mvr, तो mvr मेरे पास ये पड़ा n इंटू h बाई 2 पाई, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। फिर इस वाली वैल्यू को तो उठा के यहाँ रखना पड़ेगा मुझे, सब घपला कर दिया मैंने, बट चलो एनीवेज, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन को मैंने यहाँ पे यूज किया, तो ये बन गया, तो मेरे पास आ गया, सो द वेलोसिटी इज गिवन बाय के ई स्क्वायर 2 पाई बाय NH, n को मैं यहाँ से बाहर निकाल लूंगा, और यहाँ पर पड़ गया मेरे पास ये z बाय m। तो ये मेरे पास पूरा फैक्टर बन जाता है बच्चों। देखो इसमें अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो बोलना, ये चीज आ गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, तो वैल्यू वाज कमिंग आउट टू बी 2.1 इंटू 10 रेज टू पावर 6 z बाय n मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले मैंने आपको वेलोसिटी फाइंड करके बता दी कि भाई वेलोसिटी कितनी आएगी। सो दिस इज द वेलोसिटी दैट इज कमिंग, ठीक है। ये आपने याद करना है, और यूनिट्स याद रखना, ये मीटर पर सेकंड में है, तो ये वाली वैल्यू भी आपने याद रखनी है, और ये वाली अगर हो सके तो याद कर लेना, नहीं तो डेराइव कैसे करना है उसको बहुत जरूरी है। बोर्ड के एग्जाम में अगर आएगा तो डायरेक्ट डेरिवेशन आएगा, ठीक है, और वो आपको छोड़ना नहीं है। हाँ बच्चे बोलो सर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ n ਕੀ ਹੈ? n is integer, ਤੇ ਸਰ z is atomic number, ठीक है। ये z इंटू ई कर दिया था ना मैंने यहाँ पे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ z is the atomic number। भाई जिसका न्यूक्लियस है उसका, ठीक है जी। तो अब ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी, और यहाँ पर मैंने बोहर की कंडीशन अप्लाई की है, ये कंडीशन को अप्लाई करे बिना मेरे पास नहीं निकलेगा, इस बात को ध्यान रखना। दिस इज द प्राइम इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, अब चलते हैं इसके आगे। अब ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज मेरे पास आ गया रेडियस। अब रेडियस के लिए मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास वेलोसिटी तो मेरे पास बन गया, तो रेडियस के लिए मेरे पास सबसे आसान चीज है ये वाला mvr, तो बस इसी में हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ऑल्सो और अब मैं वेलोसिटी, मेरे पास एक्सप्रेशन बन रखा है जिसमें r का कोई भी वैल्यू नहीं है,
उसको मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा तो यहाँ से रेडियस निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू n इंटू एच बाई 2 पाई डिवाइडेड बाई m इंटू वी, और v की सारी वैल्यू मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी। ठीक है, इंटू z बाई m, ये हो गया। अब देख लो कि इसमें से क्या क्या चीज़ें जा रही हैं क्या नहीं। n इंटू एच की तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो बेसिकली n स्क्वायर h स्क्वायर आएगा, इधर ऊपर चले गए, डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू m। तो यहाँ से मेरे पास जो वेरिएबल नहीं है z और n, इन दो चीज़ों को मैं अलग निकालने की कोशिश करूँगा तो n स्क्वायर बाई z आ जाएगा। तो ये बनेगी मेरे पास h स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाँ भाई बच्चों देखो ये बन गया एक्सप्रेशन आपके पास। तो इसकी जब वैल्यू हमने पुट की, क्योंकि ये इसमें सारे का सारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात को याद रखना। तो ये सारी की सारी चीज होगी। तो यहाँ पर मेरे पास रेडियस का फॉर्मूला बन जाता है 0.529 n स्क्वायर बाय z। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं। रेडियस इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z। ठीक है बच्चों, हो गया। और ये इसमें अगर वैल्यूज पुट करोगे तो ये वैल्यू निकलेगी। अब देखो अगर आपको ये वैल्यू याद है तो हाउ इजी इट इज, मैंने सिर्फ बड़ी आसानी से आपको बोल दिया कि इसमें वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा। मैंने वैल्यू पुट नहीं की, यही एग्जाम में आपने काम करना है। सारी चीज ऐसे ही लिख के यहाँ तक तो अपने आप ही ड्राइव हो जाएगा, उसका लिख देना कि भाई इसमें वैल्यू पुट कर देना, ये वैल्यू बन जाएगी, बनानी नहीं है आपने। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास रेडियस। लेकिन इसमें इसके जो यूनिट है वो यूनिट है एंगस्ट्रॉम। ये चीज याद रखना, ये मीटर में नहीं है और ये जो है ये मीटर पर सेकंड में है। चलो जी, तो अब मेरे पास रेडियस भी आ गया। तो अब रह गई मेरी तीसरी चीज ना, तो थर्ड थिंग इज एनर्जी। फॉर एनर्जी तो सबसे पहले तो आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं ना, हाफ एम वी स्क्वायर, और फिर मैं पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लूंगा, दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी फाइंड की जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, बिल्कुल जैसे अर्थ के ऊपर सैटेलाइट घूम रहा होता है उस केस में भी बिल्कुल ग्रेविटेशन में सेम चीज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर बार किया, 1000 टाइम्स वी हैव डन इट। तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, अब देखो। अब एम वी स्क्वायर, ये देखी देखी सी टर्म लग रही है, ये रही, ये रही, डायरेक्ट इसको यहीं से इक्वेट कर दो और ये रहा एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से मैं एक बड़ी अच्छी सी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो इसको मिटा देते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय ठीक है ना। और अब इसको मैंने हाफ कर दिया, भी हाफ कर दिया। So this implies that kinetic energy half mv square is given by एनर्जी हमेशा पॉजिटिव में होती है, इसलिए मेरे पास मैंने काइनेटिक एनर्जी को पॉजिटिव लिख दिया। तो ये मेरे पास बन गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो वैसे तो मुझे दिख ही रहा है कि टोटल एनर्जी इसका माइनस होता है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी मेरे पास माइनस के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आएगा, लेकिन कैसे आएगा वो डिराइव करना पड़ेगा। तो चलो अब मैं देखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली लगेगी और माइनस लगेगा क्योंकि बाउंड स्टेट है। ठीक है, इक्वल टू माइनस के जेड स्क्वायर बाय आर। लो जी, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, बस वो 2r था, यहां पर r ही आया है।
बिल्कुल सेम। अब टोटल एनर्जी कैसे आएगी, दोनों को ऐड कर देते हैं जी। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि इतनी वैल्यू आएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में मैंने आपको पता नहीं 1000 बार ये बात बोली थी कि इनका एक रिलेशन होता है जी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज ऑलवेज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये उल्टा कर दिया, नहीं सही है, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन इन सब का बाउंड स्टेट का होता है। बाउंड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, वो ऐसे ही घूमता रहेगा। अर्थ जो है सन के साथ बंधी हुई है, अर्थ को सन के अराउंड घूमना ही पड़ेगा, अर्थ रुक नहीं सकती। और ऐसा नहीं है कि अर्थ अपनी मर्जी से कहीं उठ के चली जाए। तो अर्थ के केस में भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाकी सब केसेस में जहां पर भी हमारे पास बाउंड स्टेट है, वहां पर ये कंडीशन फुलफिल होती ही होती है। और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये तो होता ही है। तो ये सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पर भी आप देख सकते हो फुलफिल होती हैं। याद रखना कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते ही मेरे पास टोटल एनर्जी बन गया था, इतना बड़ा कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने कर दिया। अब ये जो मेरे पास टोटल एनर्जी आ गई, अब इसको मैं देखता हूँ। इसको मैं अगर फर्दर ब्रेक करता हूँ, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी गिवन बाय Z और R को मैं अलग निकालूंगा। R की तो वैल्यू पुट करते हैं ना पहले, और R की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो R की वैल्यू आएगी 0.59 वाली वैल्यू है पूरी की पूरी, चाहे आप ये वाली पुट कर दो या ये वाली। तो ये मेरे पास बन जाती है। अब मैं सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आपको लिख रहा हूं 13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कंक्लूजन है जो आपने कभी नहीं भूलना। एक बात को याद रखना बच्चों, देखो बाकी सारी चीजें तो है डेरिवेशन, ये डेरिवेशन ये डेरिवेशन, ये आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि भाई डिराइव एनर्जी, डिराइव रेडियस, डिराइव वेलोसिटी, सारा कुछ फाइंड होगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा कि फाइंड व्हाट इज द एनर्जी इन दी फिफ्थ ऑर्बिट, व्हाट इज द एनर्जी इन दी फोर्थ ऑर्बिट, व्हाट इज द वेलोसिटी इन दी सेकंड ऑर्बिट, फार्मूला लगाकर देखो, तो आपको ये सारी की सारी चीजें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट ये फार्मूला उठाना, वहां पर रखना, फार्मूले के अंदर आंसर में वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया। इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना, आपको ये पूरा डेरिवेशन देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। और ये गंदा सा फार्मूला भी यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप ये वाली वैल्यूज को यूज कर सकते हो। सो दिस इज द टोटल एनर्जी। तो ये 3-4 फार्मूले आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका बोहर का मॉडल पूरे का पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। थोड़ा सा पार्ट बचता है इसका, टाइमिंग देखते हैं 5 मिनट्स। तो अब इसमें सारा चीज तो कर नहीं सकते, बाकी चीजें हम कल करेंगे। कल हम करेंगे स्पेक्ट्रम, करेंगे लाइमन बाल्मर पास्टन वाला। आपकी एक क्लास एक्स्ट्रा लग गई है इस केस में, चलो एनीवेज दूसरे वाले बैच में 2 ही क्लासेस में खत्म हो गया है। तो अब इसमें 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ, एक है एनर्जी लेवल डायग्राम और एक है हमारा वैसे एटम की जो मतलब रेडियस का एटम, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइज एंड एनर्जी लेवल। ये 2 डायग्राम बनते हैं जिनसे हम एटम क्या है उसको समझेंगे, हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाएगी। तो वो हमारे पास अब कैसे बनती है अब हम देखेंगे।
अब देखते हैं, लेट अस से कि मेरे पास मैं अब रेडियस वाला फार्मूला यूज करूंगा, एंड दिस इज वेयर द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस लाइज। सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस लाई करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, और मेरे रेडियस का जो फॉर्मूला है वो आपके सामने है। रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। तो यहाँ से काम की बात जिस पे हमें कंसंट्रेट करना है इज दैट द रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इस पे कंसंट्रेट करते हुए हम चीज को क्रिएट करेंगे। सो लेट अस से 1, तो मेरे अब यहाँ पर देख लो आप, ये वाला जो है ना एक डब्बा, इसको मैं 1 यूनिट मान के चलूंगा। तो n को मैंने 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास सबसे पहली चीज बन गई ये। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा n इज इक्वल टू 1। दिस इज द फर्स्ट शेल। तो अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो दिस इज द फर्स्ट शेल। n को मैंने 1 पुट किया, z मेरा 1 है, z को एटॉमिक नंबर है ना, तो उसको मैंने हाइड्रोजन के लिए मान लिया, z को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब देखते हैं n इज इक्वल टू 1। अब n इज इक्वल टू 2 रखूंगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4। तो सेकंड जो मेरा ऑर्बिट है वो एक्चुअली में कहाँ बनेगा, 1 2 3 4। n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 2 की थोड़ी सी दूरी ज्यादा है और वो यहां पर बन गया। अब n इज इक्वल टू 3 देख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9। n इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, और नीचे खींचना पड़ा। चलो 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये बन गया मेरे पास n इज इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हो कि कहाँ न्यूक्लियस का सेंटर है और ये कितनी ज्यादा स्पीड पर बढ़ रहा है। अगर मैं 5 देखूंगा तो 25 हो जाएगा, तो इट विल बी इवन मोर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से अगर आपका n इज इक्वल टू 1 है तो आप बड़ी पास में हो, n इज इक्वल टू 2 है तो भी ठीक है, लेकिन 3 4 5 काफी दूर हो जाता है। इनका गैप जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव टू n इज इक्वल टू 1। तो ये तो एक्चुअल में रियल एटम है जो हमें दिख रहा है कि रियल, कि भाई ये इसका सेंटर है पॉइंट। तो उसमें अगर आप देखा जाए तो ये आपके पास ऑप्शन बनती है, ठीक है। लेटर से ये चीज हो गई। सो दिस इज योर सेंटर लाइन, ओके। तो ये सारे का सारा आपका एटम कुछ इस तरह का बनेगा। लेकिन अब मैं आपके सामने बनाने वाला हूं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो एनर्जी डायग्राम में क्या होगा, क्या हो गया ये चल के गिरा। बड़ी बार तो मेरा सिस्टम ही कह देता है कि बेटा टाइम हो गया, जान दो बच्चों को। अब देखो, अब जो आपके पास टोटल एनर्जी है इसका फार्मूला मेरे पास बनता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो अब देखो, अब इसमें z को मैंने फिर से 1 मान लिया, क्यों, क्योंकि मैंने हाइड्रोजन के लिए बना दिया, और ऐसे करके पुट करता रहूंगा और फिर देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज बनती है। तो अब इस केस में लेट अस से दैट दिस लेवल इज 0 एनर्जी लेवल। इस लेवल पर एनर्जी 0 है, तो इसके नीचे 13 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13.6 है, तो इसको मैं 13.5 ट्रीट करने वाला हूं। तो ये हो गया, तो ये बन गया मेरे पास बिल्कुल n इज इक्वल टू 1 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एनर्जी बन गई n इज इक्वल टू 1, और एनर्जी बन गई मेरे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबकी मैं एनर्जी यहाँ पर लिखता जाऊंगा। अब देखते हैं कि कैसे बनेगा। अब ये तो सिंपल है, इसको तो यहाँ से हम क्लोज कर देंगे, स्ट्रेट बनेगा इसका। तो अब देखते हैं, अब ये लिमिटेड फेज में ही बनेगा। न्यूक्लियस का एक्चुअल साइज तो आप देखोगे, अगर मैं n इज इक्वल टू 5 लिखूं तो मेरी कॉपी से बाहर जा रहा है, लेकिन अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो नथिंग विल मूव आउट ऑफ कॉपी। सिर्फ इन दो लाइनों के बीच में सारे के सारे ही एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो पहली एनर्जी ये होती है। दूसरी एनर्जी क्या आती है देखते हैं। दूसरी एनर्जी आती है, मुझे याद है क्या, -3.4। दूसरी एनर्जी आएगी -3.4।
n इज इक्वल टू 2, और यहां पर मेरे पास एनर्जी है -3.4। अब n इज इक्वल टू 3, मुझे याद है -1.51। तो ये n इज इक्वल टू 3 है। आप देख सकते हो कि एनर्जी का गैप कितना कम है, 3 और 2 में इतना कम है और 1 और 2 में सबसे ज्यादा। अब मैं n इज इक्वल टू 4 के लिए ड्रॉ करता हूँ। n इज इक्वल टू 4 की वैल्यू जहां तक मुझे याद है दैट वाज 0.86 समथिंग, 87 था कि 86 था, 0.8 समथिंग है। ओके मैंने देख लिया 0.85, तो 0.85 है। तो ये आ गया आपके पास वैल्यू नियरली यहां तक 0.85 या n इज इक्वल टू 4। एनर्जी इसकी मैं यहाँ पर अभी लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं -0। अच्छा, तो n इज इक्वल टू 5 पर कितनी एनर्जी है? n इज इक्वल टू 5 पर होती है 0.56, ये रहा 0.56। तो ये आ गया n इज इक्वल टू 5, ठीक है, और इसकी एनर्जी बन गई -0.56। तो आप देख सकते हो कि 4 और 5 की एनर्जी में तो बिल्कुल ही कम गैप है, गैप है ही नहीं। अगर मैं 6 करूंगा तो वो इसके अंदर ही घुस जाएगा। ये वाला लेवल 0 है और 0 लेवल विल नेवर बी अटेन। 0 लेवल कैसे आएगा? टोटल एनर्जी 0 कब बनेगी? जब आपकी n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, तब आपकी टोटल एनर्जी 0 आएगी। मतलब ये कभी 0 आने वाली है नहीं, तो इसको ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो छोटा सा गैप पड़ रहा है, आप सोच सकते हो कि 5 से लेकर 0 तक अगर मैं जाने की कोशिश करता हूँ एनर्जी के गैप में, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स बनेंगे। तो मेरे पास दिस इज द मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी लेवल डायग्राम। तो ये जो इसकी लाइन है, इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, दिस विल हैपन है। तो ये इस तरह की हमारे पास डायग्राम बनेगी। इस डायग्राम को हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आप समझ सकते हो कि एनर्जी का गैप क्या है, और ये है आपके पास एक्चुअल उनका साइज, कि उसकी सारे के सारे का साइज का भाई एक्चुअल एटम में हो क्या रहा है। अभी अगर एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे है तो किस प्रकार उनके लेवल्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है ना, ये हो गया आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। ये हो गया आपका एक्चुअल। चलो, सो दिस विल बी द लास्ट पार्ट दैट वी आर कंप्लीटिंग टुडे। तो आज आपका बोहर जो है वो बिल्कुल 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। बोहर का एक सेकंड पार्ट थोड़ा सा बचा है, दैट विल बी कंप्लीटेड टुमारो।